वेलकम बैक टू मैजिक बुक एजुकेशन। जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिख रखी है कि इस यूट्यूब चैनल पे हम इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंग्लिश को भी कवर करने वाले हैं। सो आप लोगों के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो पास में आ रहे हैं, सो हम लेटर डिस्कस हम इंग्लिश के एक एक चैप्टर को समरी हम जो कि हिंदी में होगी फुल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने कम से कम वीडियो में ये चैप्टर कवर हो जाए, हम उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो दो दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज जिस चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है लॉस्ट स्प्रिंग। आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे या फिर इसकी जो हिंदी को हम देखेंगे यानी स्टोरी को समझेंगे, वो लॉस्ट स्प्रिंग के समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो अनीस जंग जी ने इस किताब को लिखा है। इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को अनीस जंग ने लिखा है। ओके, अब इसके बाद से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसकी कहानी को हम समझेंगे हिंदी में। सो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं साहब से पूछता हूँ क्योंकि मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कचरे के ढेर में उसे सोने के लिए छानबीन करते देखता हूँ। कई तूफान थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए। उनकी माँ ने उन्हें बताया, यही कारण है कि उन्होंने घर छोड़ दिया, बड़े शहर में सोने की तलाश में, जहाँ वह अब रहता है। इसलिए वे यहाँ स्थापित हुए हैं। हर सुबह लेखक एक युवा रैग पिकर लड़के को देखता है जो उसके घर के पास कूड़े के ढेर पर जाता है और सोना खोजता है। लेखक का कहना है कि वह विडंबना पूर्ण रूप से गोल्ड की खोज करता है, क्योंकि यद्यपि कचरा डंप बेकार और चीज़ों को फेंक दिया जाता है, फिर भी वह इसे इतने सूक्ष्मता से हिलाता है जैसे कि उसे इसमें गोल्ड के रूप में कुछ कीमती मिलेगा। लड़के का नाम साहेब है। लड़के का नाम आपको याद रखना है। लड़के का नाम साहेब है। ढाका में उनका घर हरे-भरे खेतों के बीच में था। उन्होंने इसे कई साल पहले छोड़ दिया था और उन्हें अब यह याद नहीं है कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि कई तूफान थे जिन्होंने उनके घरों को और खेतों को नष्ट कर दिया था। इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और सोने की तलाश में शहरों में शिफ्ट हो गए। सो ये एक पैराग्राफ था। इसके बाद से आगे समझते हैं कि लेखक फिर कहता है कि बड़े शहरों में सोने की तलाश, यहाँ सोना कुछ कीमती चीज़ों के संदर्भित करता है जो उनके गृह नगर में उपलब्ध नहीं थी। बच्चों के लिए जूते, पैसे, बैग आदि जैसी चीज़ों और भोजन, कपड़े, आश्रय उनके माता-पिता के लिए जीवित रहने के लिए साधन के रूप में थे। अब चलिए हम एक और पैराग्राफ को देखते हैं। समटाइम आई फाउंड रूपी इन द गार्बेज। इसकी हम समरी देखने वाले हैं। लड़का कचरे के डंप में ऐसी कीमती चीजें खोजता है। एक दिन साहब से सवाल करता है और उनसे कचरे के माध्यम से किनारा करने का कारण पूछता है। साहब लेखक को जवाब देते हैं कि उनके पास कचरा उठाने के अलावा और कुछ नहीं है। लेखक का सुझाव है कि उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे पता चलता है कि उसकी सलाह गरीब लड़के के लिए व्यर्थ है। वह जवाब देता है कि जहाँ वह रहता है उस क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है। वह उसे आश्वासन भी देता है कि जब वह बड़ा होगा तो वह स्कूल जाएगा। लेखक उससे मजाक में पूछता है कि अगर उसने एक स्कूल खोला तो क्या वह उसमें भाग लेगा? आगे देखते हैं। साहब कहता है कि वह लेखक स्कूल में शामिल होंगे और कुछ दिनों के बाद उनसे पूछने के लिए दौड़ते हैं कि क्या उनका स्कूल तैयार है। लेखक ने जवाब दिया, स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। उसे झूठा वादा करने में शर्म महसूस हुई। उसने इसे मजाक के रूप में कहा था और स्कूल खोलने का भी इरादा नहीं था। मतलब लेखक का कोई स्कूल खोलने का इरादा नहीं था, इसलिए उसने खुद पर शर्म महसूस हुई। साहब को कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे झूठ वादों की आदत है, क्योंकि वह एक खाली दुनिया में बड़ी संख्या में मौजूदा थे। आगे चलते हैं। वह अपने चारों ओर हर किसी द्वार किए गए ऐसे झूठे वादों से घिरा हुआ था। उनकी दुनिया खाली थी क्योंकि साहब से किया गया कोई वादा कभी पूरा नहीं हुआ। लेखक साहब को कुछ महीनों से जानता था। जब उसने उनसे उनका नाम पूछा तब उन्होंने जवाब दिया जैसे वह घोषणा कर रहे थे कि साहब ए आलम हो। आगे सेकंड पेज पे चलते हैं इसके। लेखक ने सोचा कि
लड़के को उनके नाम के मतलब नहीं पता। अगर उसे पता चला कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। उनका नाम उनके जीवन के विपरीत था, एकदम विपरीत था। वह दोस्तों के एक समूह के साथ सड़क पर घूम गया। यह उन यह उन लड़कों की फ़ौज थी जो कोई फुटवियर नहीं पहनते थे। वे सुबह-सुबह पक्षियों की तरह दिखाई देते थे और दोपहर को गायब हो जाते थे। लेखक उन सभी को पहचान सकता था जब वह पिछले कुछ महीनों से उन्हें देख रहा था। लेखक ने उनसे एक सवाल पूछा, उसने कोई जूते क्यों नहीं पहने? लड़के ने बस जवाब दिया, उसकी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा। जब वे उसकी पहुँच से परे थे, तो उसने उन्हें नहीं पहना। एक अन्य लड़का जो प्रत्येक पैर में एक अलग-अलग जूता पहने हुआ था, ने उसने कहा कि अगर उसकी माँ ने उसे जूते दिए होते, तो भी वह उसे फेंक देता। इनका मतलब था कि लड़का फुटवियर नहीं पहन रहा था, क्योंकि वह पहनना एक नहीं पहनना चाहता था। लेखक ने दूसरे लड़के के प्रत्येक पैर में अलग-अलग जूता पहनने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया और अपने पैरों को हिला दिया क्योंकि उसने जूते छिपाने की कोशिश की थी। एक तीसरे लड़के ने कहा कि वह जूते की जोड़ी एक सेकंड वह जूते की जोड़ी पाने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसके पास जीवन भर कोई स्वामित्व नहीं था। लेखक उन लड़कों की स्थिति को उजागर करने के लिए जूते का उदाहरण देता है। वे ऐसे कीमती चीज़ों की तलाश में कचरा डंप खोजते हैं। वह आगे बताती हैं कि जब वे देश भर में यात्रा करती थीं, तब उसने कई बच्चों को शहरों में साथ-साथ गाँव में नंगे पैर भी चलते हुए देखा था। अब चलते हैं, जो हमारा चैप्टर का मुख्य है लॉस्ट स्प्रिंग, हम जब इसको पढ़ेंगे तो अब देखेंगे क्या कहता है इस चैप्टर में। आगे आगे की ओर देखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वे जूते खरीदते हैं कि पैसे की कमी के कारण नंगे पाँव नहीं थे, लेकिन नंगे पैर होना उनके लिए एक परंपरा थी। लेखक ने आश्चर्यचकित होकर निष्कर्ष निकाला कि वह यह एक परंपरा होने के कारण यह तथ्य छिपाने के लिए केवल एक बहाना था। वे इतने गरीब थे कि वे जूते नहीं खरीद सकते थे। लेखक उडुपी के एक आदमी द्वारा उनसे बताई गई कहानी सुनाता है। उडुपी एक कर्नाटक का शहर है। जब वह एक छोटा लड़का था, तो वह अपने स्कूल जाता था। रास्ते में एक मंदिर पार पार करेगा, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी के रूप में काम करते थे। वह मंदिर में रुकता और भगवान से प्रार्थना करता कि वह उसे एक जोड़ी जूते दिला दें। 30 साल बाद लेखक ने शहर मंदिर का दौरा किया। अब जगह लगभग खाली थी। नया पुजारी मंदिर में पिछवाड़े में रहता था और लाल सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियों को वहाँ रखा गया था। एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। उन्होंने ग्रे रंग के स्कूल यूनिफ़ॉर्म, मोजे और जूते पहने हुए थे। उसके कंधे पर एक स्कूल बैग लटका था। उसने बिस्तर पर फेंक दिया और भाग गया। लेखक कहना चाहता था कि पिछले 30 वर्षों में मंदिर पुजारी की वित्तीय स्थिति सुधार हुई। मतलब जो मंदिर के पुजारी की जो वित्तीय स्थिति थी उसमें सुधार हुआ था, ये लेखक बताना चाह रहा है। आगे चलते हैं कि अब वह इस बच्चों के लिए जूते खरीद सकते थे। उसे एक लड़का याद दिलाया जिसने एक जोड़ी जूते मिले। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि उनके पास जो जूते उन्हें कभी ना खोए। देवी ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली क्योंकि लड़के ने कभी जूते नहीं खोए। इससे हमें पता चलता है कि वंचितों को हर चीज़ों का मूल्य पता होता है। मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता उनको सारी चीज़ों की वैल्यू पता होती है। लेखक उस क्षेत्र का वर्णन करते हुए, ये कचरा बीनने वाले लड़के रहते हैं सीमा पूरी दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित देश की राजधानी में बहुत अलग थी। 1971 में जब यह कचरा बीनने वाले बांग्लादेश से आए थे, तब इनका इलाका बंजर भूमि हुआ करती थी। अब थर्ड पेज पे चलते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट 9 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मतलब दो दो पेज को हम कवर अप करेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो। अभी तो इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। सो योर लव, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।